Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter moving charges and magnetism. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप और के विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालते हैं जरा. टॉर्क acting on a rectangular current loop placed in uniform मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है रियलिटी में. हालांकि अब मैग्नेटिक मोमेंट और वो सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, इसके बाद का ये टॉपिक है. इस टॉपिक को कवर करने के पश्चात आपका यदि एनसीईआरटी आप उठा के देखोगे तो उसमें एक ही टॉपिक बचता है और वो टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को तो सीखेंगे. इसके अलावा जो हमारे पास में दो एडिशनल टॉपिक रहेंगे जिस पर सवाल बन जाते हैं वो होते हैं एमीटर एंड वोल्ट मीटर और कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर. ये दो एडिशनल टॉपिक भी यहां पर साथ में रहते हैं. ठीक है, तो उन ये टॉपिक्स और आज का जो टॉपिक चल रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आज का टॉपिक है. इसमें साथ में बेटा मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के दरमियान आपको इंटीमेट कर दिया था, आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको क्या पढ़ के आना है. इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सारी चीजें यहां पर आपको पढ़ के आनी है. ठीक है, क्योंकि आज जो है हम लोग कुछ इन चीजों को देखेंगे. उसके अलावा कुछ मैग्नेटिक मोमेंट पर फिर से थोड़ी सी चर्चा और एक आध सवाल मैं यहां पर आपको करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हो सकता है यदि ऐसा कोई सवाल यदि आपको आता है, एग्जामिनर यदि पूछता है कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का सवाल, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील कर पाएं, ये हमारी अपेक्षा रहेगी. चलो सो स्टार्ट करते हैं. तो यहां पर देखो आपके पास में क्या बात हो रही है. एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए आपके पास में, एक रेक्टेंगुलर करंट लूप होना चाहिए और ये इन सबको ऐसा होने पर यहां पर कितना टॉर्क बनता है इससे रिलेटेड पॉइंट है. ये तो मेन हेडिंग हो गई. इसके अलावा जो साइड बाई चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या रहेंगी, उसमें चीजें रहेंगी कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, वर्क डन के बारे में बात करेंगे. ये कुछ चीजें यहां पर एडिशनल रहेंगी जिन्हें हम लोगों को यहीं पर कवर करना है. क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर. सो सबसे पहले एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग. डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर में भी आपको दिया हुआ है, उसी डायग्राम को हम लोग यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे मान के चलो यहां पर आपके पास में दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. मैंने इस तरह से बना दिया. इसके अंदर में अब क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर क्या रखा हुआ है, लूप रखा हुआ है और इसमें से हम लोग कुछ तो भी करंट फ्लो करवाएंगे. इसके लिए हमने क्या किया है, इसको कहीं आगे ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिससे ताकि इसमें से करंट फ्लो हो सके. अब दूसरा काम क्या करते हैं, इनको करते हैं थोड़ी सी नेमिंग. इनको क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं. तो नेमिंग करने पर जैसे मान चलो मैं PQRS, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कोई दूसरा नामकरण कर सकते हैं, ABCD कर दो, PQRS कर दो, वॉट एवर नेमिंग यू रिक्वायर्ड यू नीड, यू कैन गिव द नेम्स. ओके. अब यहां पर और क्या चीजें आप देख पा रहे होंगे, तो ये देख पा रहे होंगे कि भैया ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है. मतलब करंट बेटा यहां पर इसमें इस प्रकार से फ्लो होने वाला है. ठीक है, ये आपका करंट की डायरेक्शन, ये करंट का लूप आपका कंप्लीट हो गया. इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा देखो यहां पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. इसका मतलब बेटा यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है. इस प्रकार की सिचुएशन मेरे पास में बन रही है. ठीक है, ये सिचुएशन हो गई. अब इसमें ओवरऑल यदि मैं देखता हूं तो क्या मिलता है मुझे, देखो ये जो QR सेक्शन है, देखो यहां से ये ब्रेक हो रहा है. तो ये चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, एक सवाल करवाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा कि लूप को कैसे ब्रेक किया जाता है. लेकिन अभी देखिए
कि ऐसे मान चलिए ये वाला जो सेक्शन है यहां से लेकर के, जैसे मैं यहां पर कोई तो भी पॉइंट मान लो छोटा सा, यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका करंट कैरिंग लूप हो गया। करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या इस पर फोर्स लगेगा? तो पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, एफ बराबर बी आई एल, यस और नो। सो अब यदि आप देखोगे या फिर पूरा लिखोगे तो बी आई एल साइन थीटा, तो थीटा क्या है 180 डिग्री, तो जीरो हो जाएगा, मतलब इस वाले सेक्शन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ऐसे ही सिमिलरली इस वाले सेक्शन को भी देखिए, वही दोनों रिपीट हैं, तो मतलब इस पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यदि आप क्यूपी सेक्शन पर आ जाते हो तो क्यूपी सेक्शन में क्या हो रहा है कि आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, जिसमें करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और वो जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो लगेगा बी आई एल साइन 90। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि बी आई एल क्यू पी मान लीजिए या पी क्यू मान लीजिए, जैसा आपको उचित लगे, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप किधर से क्या ले रहे हो। कोई ऐसा भी हार्ड एंड फास्ट नहीं कि प्लस और माइनस ऐसे ही लेने, आप इधर प्लस कर लीजिए इधर माइनस कर लीजिए, तो करंट फिर आपका ऐसे फ्लो होके आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो, तो अब इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को यदि मैं देखने की कोशिश करता हूं, तो देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में आपने अपनी उंगलियों को रख लिया। नाउ रोटेट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे तो घुमा नहीं सकता मैं, तो मैंने हाथ को ऐसे कर लिया और ऐसे आपका क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा दिया। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो अभी अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है, जैसा आप देख रहे हैं सामने से। जैसा आप कहां से देख रहे हैं? सामने से देखने पर आपको ऐसा दिख रहा है। देखो पहले तो कुछ चीजों को सुन लीजिए, पहले सुनने के बाद में आपको बाद में आराम से हो जाएगा। तो वो जो भी फोर्स आ रहा होगा उसकी डायरेक्शन आपने बोली अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसे आपने मान लीजिए नाम दे दिया F1, ठीक है। और इस F1 की जो वैल्यू है वो है बेटा बी आई, और L कितना है तो PQ मान लीजिए, ठीक है। L कितना है तो PQ मान लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं PS वाले सेक्शन पर। अगेन PS वाला जो सेक्शन है वो भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को भी हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दिया है, और जब ऐसा किया है तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या है बेटा? जीरो है। क्यों? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आगे बढ़ता हूं तो मैं ये वाला सेक्शन मिलता है एसआर वाले सेक्शन में देखिए क्या हो रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और अब इस पर लगने वाले फोर्स के बारे में सोचिए। तो आपने करंट को ऊपर से ऐसे नीचे बनाया, और आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में? ऐसे। तो ऐसे तो उंगलियों को घुमाओगे नहीं, तो मैंने क्या किया, हाथ को ऐसे कर लिया, और हाथ को ऐसे करके मैंने उंगलियों को घुमाया, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आई है वो आपकी तरफ आपको दिख रही होगी, बाहर की तरफ। तो यहां पर जो लगने वाला फोर्स है मैंने उसे मान लिया F2, और इस F2 की जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है बेटा बी आई। भाई देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी मान लिया कांस्टेंट, आई इज द करंट जो सब में से कांस्टेंट है, और L इज व्हाट योर SR, यस और नो। ये F2 की डायरेक्शन, ये F1 की डायरेक्शन, और आगे की ये फोर्सेज जीरो है। तो अब इस समय सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनी है आपके पास में कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस हैं यहां पर, बोथ आर व्हाट एट सम डिस्टेंस, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो दोनों की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है कि इस वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस वाले फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। मतलब आप कह दीजिए इस वाला, देखो मैं यदि ऐसा खड़ा हो जाता हूं मेरे पास में तो हो सकता है आपको उल्टा दिखे, लेकिन मैं अभी F1 की तरफ कर रहा हूं, ये अंदर की तरफ लग रहा है, ये F1 अंदर की तरफ लग रहा है, ये वाला मेरे साइड में F2 है, और ये F2 वाला डॉट है तो ये बाहर लग रहा है। मतलब देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। इधर में एक फोर्स, इधर में एक फोर्स। मतलब यदि मैं, मेरे पास में एनसीईआरटी रखी हुई है, यदि मैं एनसीईआरटी को उठा लेता हूं ऐसे, और मान के चलो ये एक ऐसे बन चुका है, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर लूप हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब इस पर देखो क्या हो रहा है कि यहां पर ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये चारों साइड से एक लूप मान लीजिए, ये चारों साइड से क्या मान लीजिए, लूप मान लीजिए। और इस लूप पर देखो इस वाली जो साइड है जो मेरे इधर में दिख रही है आपको, इस पर F1 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, F1 फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और इस वाले साइड में यदि मैं बात करता हूं तो F2 फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? F2। इसकी डायरेक्शन ये है, ऊपर वाले और नीचे वाले पर फोर्स हो गया जीरो। तो अब ये जो दोनों फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड क्या है? एक का BI PQ है, एक का BI SR है। यदि मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूं कि
इनकी जो लेंथ है पी क्यू जो है या एस आर जो है उसे यदि मैं एल मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एल, तो बेटा ये आपका फोर्स आ जाएगा बी आई एल और ये वाला फोर्स भी आ जाएगा बी आई एल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बी आई एल फोर्स आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दो ऐसे फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बेटा एफ नेट इज योर जीरो। नेट फोर्स ऑन द लूप इज व्हाट? जीरो। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज जीरो, बट टॉर्क यहां पर लगेगा क्योंकि जब दो अपोजिट पैरेलल फोर्सेस लगते हैं तो वो आपको क्या कराते हैं, यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक फोर्स इसको इधर लगाना है, एक फोर्स के कारण ये इधर जाएगा, एक फोर्स के कारण ये इधर जाएगा और दूसरे फोर्स के कारण ये आगे जा रहा है। ठीक है, मतलब इधर से ऐसे इस पर टॉर्क लगना चालू हुआ, इस पर ऐसे टॉर्क लगना चालू हो चुका है, जिसके कारण अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट आगे चल के हम लोगों को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के अभी आपने एक पॉइंट सीख लिया है, वो ये है कि जब आप एक लूप को, स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो रेक्टेंगुलर लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर एक टॉर्क लगता है और ये टॉर्क आपको अभी बताना है कितना लगेगा। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले जरा इसको और थोड़ा सा अच्छे से और समझना यदि आप चाहते हैं तो हम लोग इसके 3D में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या हो गया? चलो भाई देखो, ये इसका सब सिचुएशन यहां पर आपके सामने बना के दे रखी है। फोर्सेस को पूरा अच्छे से विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर आपके पास में एक रेक्टेंगुलर लूप दे दिया है और अब जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे तो बेटा यहां से इसमें करंट फ्लो होगा और अब इसे देखो अलग अलग एंगल से दिखाने की कोशिश की गई है। यहां से करंट इस प्रकार से एंटर कर रहा है, ये एरो दिख रहा है, और यहां से अंदर से एंटर करके वापस से यहां से बाहर निकल रहा है। तो इस सेक्शन पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इसके कारण लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है इस पे इधर आ गया और उस पर ऊपर आ गया, तो ये आपका रोटेट करने लग जा रहा है। तो देखो हमेशा उस पर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि इन पर क्या लग जा रहा है, फोर्स लग जा रहा है और ये हमारा इस प्रकार से घूमना चालू कर दे रहा है। किसके कारण घूमना चालू किया? फोर्स के कारण कि टॉर्क के कारण? तो भैया रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो ये आपका टॉर्क के कारण घूमना चालू कर चुका है। नेट फोर्स तो आपका क्या है, जीरो है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल के बेसिस पर देख लीजिए, ये जो घूमने की जो डायरेक्शन आ रही है वो आपको कौन सी मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है जब मैंने ये वाली सिचुएशन यहां पर डिजाइन करी है। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही सेम सिचुएशन आपको हर बार मिले, हम तो क्लॉकवाइज में भी घुमा लें, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा लें। क्या करना है, या तो करंट की डायरेक्शन को बदल दो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बदल दो, उसी के बेसिस पर हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और इस पर आपको सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब यहां पर ओवरऑल यदि मुझे टॉर्क लिखना है, यदि मुझे क्या लिखना है, टॉर्क लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? देखो सिंपल लैंग्वेज में भी काम हो सकता है, तो उसको डिफिकल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। डेरिवेशंस को तो आप हम चाहें जितना डिफिकल्ट बना सकते हैं, लेकिन यदि सिंपल काम हो सकता है तो देखो टॉर्क बराबर होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो फिर कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, सिंपल आ जाइए। देखो यहां पर ये वाली जो लेंथ आपने L मानी है, ये वाली लेंथ कितनी मानी है, L मानी है। मैं मान लेता हूं कि इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये B मान लेता हूं। बात समझ में आ गई? दोनों मैग्नेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, B मान लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई परेशानी नहीं है। सो अब यहां पर देख लीजिए, अब आपको क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, तो आपने लिख दिया भैया कितना, टॉर्क बराबर बी आई एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो ये आ गई आपके पास में अभी बी
सो यहां से देखिए टॉर्क बराबर कितना आएगा, L इंटू बी। L इंटू बी आपको क्या दे रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। तो बेटा आपके पास में आ रहा है BIA, टॉर्क कितना आ गया BIA, ये आपके पास में बन चुका है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से यदि मैं लिखता हूं तो देखो, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं जानता हूं कि टॉर्क जो है वो आपका एक वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वेक्टर है, एरिया भी आपका वेक्टर है। बस करंट को छोड़ के तीन क्वांटिटीज वेक्टर हैं। तो इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो किस प्रकार से लिखूंगा, यही मेरे सामने एक प्रश्न है अभी। तो हम लोग क्या करें, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें। अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं एक काम करता हूं, देखो यहां पर आपको एक टर्मिनोलॉजी और दिख रही होगी, I इंटू ए करने पर आपको M मिलता है यदि याद हो तो। एंड ऑल्सो यू कैन राइट लाइक कि M वेक्टर बराबर आप IA वेक्टर लिखते थे। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि आपको ऐसे करने में ज्यादा आसानी मिलेगी, ठीक है। सो ओवरऑल टॉर्क को यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूं तो अभी तो MB चल रहा है, अभी क्या चल रहा है MB, लेकिन भैया वेक्टर में लिखना है तो टॉर्क बराबर आएगा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आपके पास में सिचुएशन बन जाएगी। और यहां से यदि मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो टॉर्क बराबर आ जाएगा MB साइन थीटा। ये बात समझ में आई क्या? अब कई लोग यहां पर सदमे में आ गए होंगे कि सर ये साइन थीटा पहले तो नहीं चल रहा था, बाद में आ गया। तो देखो बेसिकली सिचुएशन क्या है कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने उस लूप को कुछ इस प्रकार से रखा है कि, ध्यान से देखना, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको पकड़ना है। वो क्या, समझाने के लिए वापस चलता हूं, थोड़ा सा फिर से देखना। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये लूप को आपने ऐसे रख दिया, यस और नो, अरे बराबर है कि नहीं। तो इसके अंदर में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, यस और नो। और इस लूप के अंदर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा है बाहर की तरफ। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरे पास तीन हाथ तो है नहीं, मान के चलो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो इसमें यदि मैंने इस कॉइल की बात करी है तो इस कॉइल को ऐसे रखा है। अब आप समझिए जरा, ये थोड़ी मुड़ रही है, मुड़ मत, देखो ये ऐसे रखा है, बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो इस समय देखो नॉर्थ पोल, यहां पर मेरा नॉर्थ पोल है इस साइड में, ऐसे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है, आगे चल के अगले चैप्टर में सीख जाओगे। लेकिन अभी देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक सेकंड को, ये पेन उठाता हूं मैं यहां से एक, देखो पेन और पेंसिल है मेरे पास में। अब जरा समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका वो लूप है, मैंने ऐसे एकदम सिंपल लूप को रखा है। लूप को कैसे रखा है? एकदम सिंपल रखा है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आ रही है? ये पेन दिख रहा है आपको? थोड़ा नीचे करूं क्या? थोड़ा सा आगे कर लेता हूं, रुको। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिख रही है, जो व्हाइट टिप है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है। और ये जो ब्लैक साइड है, मतलब ब्लैक टू व्हाइट, ब्लैक टू व्हाइट। या फिर पेंसिल रख के देखूं, पेंसिल रख के देखता हूं तो शायद छोटा हो जाएगा कुछ। चलो ठीक है, पेंसिल तो दिख ही नहीं रही है भैया यार, ये मोटा सा ही सही है, तू गिर मत भाई। ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन। अच्छा, इसके अंदर में यदि मैं इस लूप के एरिया की बात करूं तो बेटा लूप का एरिया किधर आएगा? सो बेटा लूप का जो एरिया होगा वो इस प्रकार से आएगा, यस और नो। सो अब आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर है। और यदि ये डायरेक्शन एरिया की है, इसका मतलब यही डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक मोमेंट की होगी। यदि, अब देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको ध्यान किस चीज का रखना पड़ता है कि भैया मैं एरिया को ऊपर ही क्यों मान रहा हूं, नीचे क्यों नहीं मान सकता? नीचे भी मान सकता, कोई भी हो सकता है।
लेकिन एट द एंड मुझे ये जो कहानी है ऊपर डॉट लगाऊं या क्रॉस लगाऊं, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि डॉट है या क्रॉस, कि भैया आपके करंट की डायरेक्शन कैसे है। मतलब जैसे मान के चलो ये है आपके पास में लूप, और इसमें यदि मैंने दो लूप बना लेता हूं पहले तो, ठीक है, इसमें करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें मान के चलो आपका करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, दो करंट हो गए। अब इन दोनों करंट के बेसिस पर ही मैं आगे की कहानी बोल सकता हूं कि भैया देखो, इसमें यदि मैं देखता हूं तो ऐसे घूमा तो ये अंदर आ गया, अंदर आ गया मतलब ये क्रॉस आ गया, और इसमें यदि मैं देखता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब बाहर की तरफ, तो ये कहानी है जो हम लोग पहले से सीख के आए हैं। बात समझ में आ रही है? सो इसके बेसिस पर मैं बोलूंगा कि एरिया की डायरेक्शन क्या है। लेकिन हर बार इतना तो जरूर तय है ना भाई कि ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और लूप का जो एरिया आएगा या तो उसे अपवर्ड मान लीजिए या फिर उसे आप डाउनवर्ड मान लीजिए, दोनों ही केस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके कारण यहां पर मैक्सिमम वाला केस जो साइन 90 है वो ऑलरेडी यहां पर सिचुएटेड है, जिसे हम लोगों ने देखा ही नहीं, या हम लोग बोले उसे हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था। तो साइन 90 होने के कारण टाउ बराबर एम बी साइन 9t और साइन 90 बराबर 1, तो टाउ बराबर एम बी, ये हमें इसके कारण डायरेक्टली मिल रहा था। अदरवाइज हम लोग इसे टेढ़ा कंसीडर करते हुए भी कर सकते हैं, जो कि आपको इसमें नोट्स वगैरह के अंदर में और बहुत सारी बुक्स के अंदर में आपको उस प्रकार से दिखाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यदि ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो यहां से हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर वापस से लौट के चलते हैं, जो हम लोग करते ही हैं हर बार। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में टॉर्क बराबर आया करता था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और मैग्नेटिज्म में टॉर्क वेक्टर बराबर आएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? टॉर्क वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, और यहां पर आ जाएगा टॉर्क वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इज इट क्लियर टू यू? और एम क्या है बेटा आपका? एम है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे यहां पर आपका पी क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी प्रकार से यहां पर ये चीज आ जाएगी। तो ठीक है, टॉर्क सीख लिया। अब हम लोगों को यहां पर सीखना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, या मैं बोलूं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड वर्क डन इन रोटेटिंग अ करंट कैरिंग कॉइल या डाइपोल, जो भी आप कहना चाहें उसके बेसिस पर हम लोग यहां पर सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सिंपल सी कहानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहानी को कैसे शुरू करें जरा ये सोचते हैं हम लोग। लेट्स से हेडिंग तो डाल लेते हैं, पहले हेडिंग डाल लीजिए एनर्जी। अब जाहिर सी बात है यहां पर जो भी हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब एनर्जी कैसे सोचेंगे एनर्जी के बारे में, यही हम लोगों को यहां पर सोचने का हमारा टारगेट है। तो भैया सिंपल सी बात है कि मान के चलो आप लोगों ने एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हो, करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हो, सिंपल सी बात है, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो सब चीजें अलग है। यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मान चलो एक लूप है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसमें ओरिएंटेशन बनता है। जैसे आप देखोगे भाई यहां पर यदि एक नॉर्थ पोल है, यहां पर यदि एक साउथ पोल है, और ये आपके पास में एक लूप है, ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन में यहां पर एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि भैया ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई यहां पर। और अब इसमें यदि मैंने करंट वगैरह नहीं बताया है तो अभी मान लीजिए ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। या मैं बोल सकता हूं कि एरिया की जो डायरेक्शन आती है वही यदि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को यदि मैं कंसीडर करता हूं तो वो भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और एक सिंपल सी बात है, यदि आप ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हो, यदि आप ओरिएंटेशन को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो उस केस में आपके एक्सटर्नल एजेंट को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा,
वर्क डन करना पड़ेगा और वो जो वर्क डन है वो आपका उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। वो दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही सिंपल सी कहानी होती है। इसी कहानी को हम लोगों को क्या करना है, आगे कंसीडर करना है। ठीक है, सो भैया कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो देखो हम कह सकते हैं वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो यहां लगा नहीं सकते क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट वाली बात ही नहीं है, यहां तो रोटेशन वाली बात है। और यदि वो रोटेशन वाली बात है तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर या टाउ डॉट डी थीटा सीधा सीधा भी लिख सकता हूं। और यहां पर एंगल मान लीजिए थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। क्लियर है भाई, कहां से कहां तक घुमाना है, यदि ओरिएंटेशन को चेंज करना है तो यू विल हैव टू डू सम वर्क। क्लियर है। सो अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं टॉर्क की, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एम बी साइन थीटा। तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा इंटीग्रेशन के लिए थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, और ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा। सो दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इट इंप्लाइज, अब यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यदि आप निकालोगे तो ये कितना आएगा एम बी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लग जाएगी थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। ध्यान रखना इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस थीटा आता है, नहीं तो पता लगा आप लोगों ने सीधा सीधा ही कर दिया। ठीक है, सो अब यहां पर देखिए क्या आएगा सॉल्व करने पर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर एम बी, माइनस को बाहर ले लीजिए तो ये आएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। यस, दैट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। अब ये जो वर्क डन है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं ना, तो एक सिचुएशन आती है कि मान के चलो ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस केस में क्या होता है कि भैया थीटा 1 बराबर यदि मैं 90 डिग्री मान लूं, तो थीटा 1 बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट और, भाई देखो हम लोग कहां से कहानी शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग कहानी शुरू कर रहे हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है कि किसी सिचुएशन पर ये थीटा 1 और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस बेसिस पर यदि मैं करता हूं तो थीटा 1 बराबर 90 मान लेता हूं, तो थीटा 2 बराबर कोई भी एंगल थीटा मान लेता हूं। ठीक है, थीटा 1 बराबर 90 से थीटा 2 बराबर थीटा 2 तक आपको यदि रोटेट करना है तो भैया आपका जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन कितना आएगा फटाफट बताइए। तो आप लिखोगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल्स टू एम बी, और ये आएगा कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, और सॉल्व करके आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा। बोलो यस और नो। ये आपके पास में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया विच विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। भाई जो आपने एक्सटर्नली वर्क डन किया होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही तो आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब ये जो है ये बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है एट एन एंगल थीटा, और ये आ रही है माइनस का एम बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर आपके करंट लूप की या डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आ गया यू थीटा बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा, यू थीटा बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा। क्या इसमें कोई परेशानी है, गेटिंग माई पॉइंट। थीटा 1 बराबर 90 से थीटा 2 बराबर थीटा तक करने पर हमारे पास में ये सिचुएशन आती है।
लाइट जाने के कारण थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन हम लोग अभी अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सीख चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और वो क्या है, एट एन एंगल थीटा पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यू एट थीटा बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोगों को बढ़ना है और आगे बढ़ने पर देखो यहां पर जो m है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसके रिलेटेड कुछ सवाल यहां पर बन सकते हैं, लेकिन उसको आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग बात किया करते थे, और यहां पर मैग्नेटिज्म के अंदर में या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर में हम लोग यहां पर बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में छोटी छोटी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं फास्ट फॉरवर्ड में और देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यहां पर आप लोग P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L वेक्टर ऐसे लिख देते थे, यस और नो। वैसे ही यहां पर आपके पास में M वेक्टर बनेगा, बराबर है, जिसे आप लोग I और A वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इस पर हम लोगों को थोड़ी सी चर्चा करनी है। इस पर कुछ सवाल बन सकते हैं, उनको हम लोगों को देखना है। यहां पर जो डायरेक्शन आया करती थी वो कहां से कहां होती थी, माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू की तरफ, और यहां पर आपके पास में डायरेक्टली डायरेक्शन मिलेगी एरिया से। और जब एरिया से आप डायरेक्शन ले रहे हैं तो सिंपल, एरिया से जब डायरेक्शन लेनी है तो आपको हमेशा किस रूल का यूज करना है, करंट वाले सेक्शन का, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, करंट वाले डाइपोल। एग्जैक्टली हम लोग मैग्नेट नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल की बात करी जाए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल की जब मैं बात करूंगा तो उस समय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगी, जो आगे चल के हम लोगों को सीखना है। उसके आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख रहे थे तब भी आपके पास में नेट फोर्स क्या आ रहा था, 0। सिमिलर वे में जब आपका मैग्नेटिक डाइपोल को उसमें रख रहे हैं तो नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हालांकि इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी, मेन चीजें हम लोग बात करते हैं। यहां पर आपके पास में टॉर्क वेक्टर आया था। टॉर्क वेक्टर कितना आया था बेटा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। सिमिलरली यहां आएगा टॉर्क वेक्टर बराबर M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरिटी चल रही है। और एक लास्ट पॉइंट और हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, और वो है आपकी एनर्जी के बारे में। तो U एट एंगल थीटा बराबर माइनस का PE कॉस थीटा हुआ करता था। यहां पर सिमिलर वे में U एट थीटा बराबर माइनस का MB कॉस थीटा आ रहा है। ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कंपैरिजन वाला पॉइंट मैंने यहां पर कवर कर लिया है। अब यहां पर हम लोग उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड डायरेक्शंस के बारे में सीखेंगे। मान के चलो पहला पॉइंट देखो, अभी हम लोग चल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब कुछ चर्चा कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट पर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात चल रही है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग आप लोग भटक जाओ कि अरे यार ये डाइपोल मोमेंट ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुका है, वापस से क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहां पर सिंपल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा हो रही है। ये आपके पास में करंट कैरिंग लूप है, तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन। आपको करना क्या है, यूज राइट हैंड रूल। यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कौन सा वाला बेटा, जिसमें आप कर्ल द फिंगर्स वाला। तो देखो, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल फिंगर्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट को ऐसे उंगलियों को जब आप करंट की डायरेक्शन में मोड़ोगे तो बेटा जो थंब होगा, थंब विल गिव यू डायरेक्शन। थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ M, ठीक है। तो यहां पर आप क्लियरली बता सकते हो ये है यहां पर M की डायरेक्शन। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने बताया है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया है किसके लिए, जब आपके पास में इस प्रकार से सर्कुलर लूप हो। लेकिन आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर में आपके पास में क्या है, रेक्टेंगुलर लूप है। तो रेक्टेंगुलर लूप के केस में फिर आप कैसे करोगे, रेक्टेंगुलर लूप के केस में आप किस प्रकार से करोगे, इसको बस आपको यहां पर देखना है। तो बेटा रेक्टेंगुलर लूप के केस में जैसे मान के चलो ये आपने एक रेक्टेंगुलर लूप बना दिया,
और मान के चलो इस प्रकार से यहां पर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखी हुई चीजें हैं, रिकॉल कर रहे हैं बस। अब यहां पर आप डायरेक्टली ऐसे लेने के बजाय यहां पर क्या होता है कि हम लोग नेमिंग करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो है वो आता है आपका I इंटू ए, एरिया वेक्टर। अब जब एरिया वेक्टर लेना है तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब इसके मेरे पास में देखो, जैसे मान चलो मैंने लिख दिया ये ए, ये लिख दिया बी, ये लिख दिया सी, और ये लिख दिया डी। तो मैं यहां पर अलग अलग पेयर बनाते हुए मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या लिख सकता हूं, तो देखो मैं लिख सकता हूं एम वेक्टर बराबर, लेट से इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है, ठीक है। तो आई तो मेरा एज इट इज चलेगा, लेकिन अब आपको किन्हीं भी दो को लेना है तो आप लेंगे ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर, ठीक है। मतलब आपको एक बात फोकस करनी है, वो ये है कि आपको हमेशा एडजासेंट वाली साइड्स लेनी है। जैसे या फिर आप लिख सकते हो आई इंटू बी सी वैक्टर क्रॉस सी डी वैक्टर, ठीक है। बी सी वैक्टर क्रॉस सी डी वैक्टर भी ले लोगे तो देखो दोनों की दोनों एडजासेंट हो गई हैं, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको फ्लो को बनाए रखना है। और यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो आई इंटू सी डी वैक्टर क्रॉस डीए वैक्टर लिखने पर भी आपको मिल जाएगी। और एक और बच गया डीए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। तो ये आपके पास में चार चीजें बन रही हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट चल रहा होता है कि सर किस वाले को लें, किस वाले को लें, तो ऐसा सवाल मैं अभी करवा दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी पहले इस सवाल को, इस फॉर्मूले को, चारों फॉर्मूले को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। श्योर है। सो जो आज के लेक्चर में पढ़ा है अब उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ताकि जो सीखा है वो प्रॉपरली आपका क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक ही सवाल के अंदर में मैं बहुत सारे सवाल बना रहा हूं, इस बात को पहले समझ लीजिए। मतलब क्या है कि भैया आपके पास में एक ऐसी सिचुएशन है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जिसका मैग्नीट्यूड बी है। पॉइंट को पहले समझ लीजिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। अब इसके अंदर में मैं रखता हूं चार डाइपोल्स को। कितने डाइपोल्स को रख रहा हूं, चार डाइपोल्स को रखता हूं। लेट से हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका एम है, ये एट एन एंगल थीटा पर इधर में है। एक मान के चलो इधर में है थीटा एंगल पर, ठीक है। इसको मैं m1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं m2 नाम दे रहा हूं। एक मान के चलिए यहां पर इस डायरेक्शन में है एट एन एंगल थीटा पर और इसका मैग्नीट्यूड m3 है, और एक इधर में लगा दिया और ये है m4 और ये भी एंगल है थीटा, ठीक है। सर ये ऐसा क्यों डायग्राम बना दिया, ये सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप एक ही बार में देखो चार सवाल एक ही से रिलेटेड, चार और चार दूना 8, क्यों, एक मैं टॉर्क का सवाल करवाऊंगा और एक मैं पोटेंशियल एनर्जी का, दो सवाल बनेंगे और दो के लिए चार क्वेश्चन बन गए, तो 2 4 जा 8 सवाल एक ही लेक्चर में हो जाएंगे। सो कर दीजिए आप। सवाल क्या है, सवाल यह है कि आपको बताना है टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एवरी डाइपोल। चार डाइपोल्स हैं, एक यहां है, एक यहां, एक यहां है और एक यहां है। कंबाइन नहीं निकालनी है, इंडिविजुअल निकालनी है। कंबाइन नहीं निकालनी है, इंडिविजुअल निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करता हूं, तो ये सबसे पहले तो आप रिकॉल कर लीजिए टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क वेक्टर बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं टॉर्क वेक्टर बराबर एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान रखना कैसे कैसे आंसर निकाला जा सकता है। चलो पहला करते हैं, टाउ 1 आएगा, बोलो कितना आएगा, टाउ 1 m1 b साइन थीटा, सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले की बात करते हैं, टाउ 2। टाउ 2 मतलब क्या है, इस वाले डाइपोल पर चर्चा हो रही है, बोलो कितना आएगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, तो एंगल कितना लिया जाएगा बेटा, एंगल विल बी दिस, और ये एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। तो आप टाउ 2 की वैल्यू लिखोगे m2b साइन 180 माइनस थीटा। सॉल्व खुद से करना है, ठीक है, मैं बस इतना लिख के दे रहा हूं। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा सबको निकालना आता होगा, बेसिक में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में ये सारी चीजें सीख चुके हैं। और यदि आप चाहते हैं तो मैं आगे लिख देता हूं, कितना आएगा, m2b साइन थीटा हो जाएगा, m2b साइन थीटा हो जाएगा। चलो अगले पे पहुंचता हूं मैं,
टाउ 3 की बात करते हैं। तो टाउ 3 किधर है? तो देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। तो इस केस में जो एंगल बनेगा बेटा ये वाला एंगल बनेगा एंड दिस एंगल विल बी 180 प्लस थीटा। तो आपका आंसर आएगा M3B साइन 180 प्लस थीटा। बोलो सही है क्या? ओके और लास्ट वाला देख लेते हैं। तो लास्ट वाला आएगा टाउ 4 और टाउ 4 का आंसर देखिए कितना आएगा। ये सीधा सीधा थीटा है तो आप लिख सकते हो M4B। डायरेक्टली मत लिख देना, डायरेक्टली मत लिख देना सर ये रहा ऐसे एंगल, नहीं एंगल कितना आएगा ये 360 माइनस का थीटा। कितना आएगा? 360 माइनस का थीटा आएगा। यही फर्क है, मतलब आप बी से ऐसे आओगे एंगल को मेजर करते हुए, इसलिए करवा दिया है 360 माइनस का थीटा विल बी द एंगल फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू? क्या सारे पॉइंट क्लियर है? भले ही एंगल सबको, अब देखो यहां पर यही गलती होती है बस कि कौन सा एंगल कहां से लें, तो इसलिए एक सवाल के अंदर में चारों हो गए तो आपको सीधा सीधा पता लग गया भैया किसके केस में क्या होने वाला है। क्लियर है? अब साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। और साइन 180 प्लस थीटा भी साइन क्या? माइनस साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा सिर्फ सिंपल साइन थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा आएगा और साइन थीटा तो है ही है। ठीक है, ऐसे ही आगे यदि मैं बढ़ता हूं तो अब आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा कितना? माइनस का mb cos थीटा। क्लियर लिखा है? सही लिखा है क्या फॉर्मूला? बिल्कुल सही लिखा है। तो भैया आप हर एक के लिए लिखना चालू कर दीजिए। तो u1 जो लिखा जाएगा माइनस का mb cos थीटा बन जाएगा। u2 जो है वो आपका माइनस का mb cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। u3 जो है, अब देखो एंगल निकाल चुका हूं इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है अभी, माइनस mb cos 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और u4 वाला जो है वो माइनस का mb और cos 360 माइनस का थीटा हो जाएगा, क्योंकि एंगल में निकाल चुका हूं। एंगल निकालने की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं डायरेक्टली हर बार सीधा सीधा कर सकता हूं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे क्या? जनरली आपको ऐसे इस लेवल के सवाल मिल जाएं वही बहुत है। ठीक है, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग थोड़ा सा यहां पर। अब सवाल कुछ थोड़ा सा टेढ़ा है, डिफिकल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो ये मेरे पास में y एक्सिस है, ये मेरे पास में x एक्सिस है, ये मेरे पास में z एक्सिस है। ठीक है, इसमें यहां पर एक लूप बना के दिया गया है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ऐसा लूप। देखो बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में भी किया हुआ है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो मैंने क्या बोला, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है और ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री का एंगल है। और आपको करना क्या है, लेट्स से इसकी जो करंट की वैल्यू है वो है I, और ये जो साइड है उसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, A मान लो, B मान लो या L ही मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने स्मॉल a मान ली है, हर एक की साइड कितनी मान ली है? A मान ली है। तो आपको बताना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? यहां पर m फाइंड करना है और m वेक्टर फाइंड करना है। मैं ऐसा बोलूं तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, चलो बेटा करो फटाफट। देखो एरिया में तो कोई परेशानी है नहीं यहां पर आपको। अब प्रॉब्लम पता है कहां पर है? प्रॉब्लम यह है कि एरिया का मैग्नीट्यूड तो मैं ए स्क्वायर लिख दूंगा, लेकिन क्या मैं सीधा सीधा आई ए स्क्वायर लिख के काम चल जाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो है ना ऐसा नहीं है। सर्कुलर लूप में क्या होता था, सिंपल सी कहानी बन जाती थी, तो वहां पर इतनी परेशानी नहीं आती थी जितनी यहां पर आती है। क्योंकि यहां पर आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो ऐसा है कि भैया आपने मान चलो m लिख दिया, I इंटू ए, वेक्टर लगा दोगे तो ऐसे हो जाएगा। और इस चीज को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है
कि भैया आप लिख दो एम वेक्टर बराबर आई ए और एन कैप, और ये एन कैप क्या है, ये एन कैप है आपका एक यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दे। भाई यही तरीके होते हैं। अब ये स्केलर्स एंड वेक्टर से रिकॉल कीजिए, स्केलर्स एंड वेक्टर से इस चीज को क्या करना है, आपको रिकॉल करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर हैं? अच्छा, अब मैं यहां पर क्या कर देता हूं, या तो मैं ऐसे करूं या फिर जो मैंने अभी तरीका सिखाया था, मान के चलो ये पॉइंट से आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरा तरीका क्या है कि भैया मैं एरिया वेक्टर पर फोकस करूं और एरिया वेक्टर डायरेक्टली लेके आऊं। तो डायरेक्टली लेके आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेट्स से ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो मैं लिख सकता हूं एरिया वेक्टर बराबर, देखो मैंने क्या बोला था, आपको करंट के फ्लो में चलना है, तो ओसी और सीबी लिखने पर काम बनेगा, सिंपल वाला ओसी वेक्टर क्रॉस सीबी वेक्टर। ठीक है, तो अब ओसी वेक्टर क्रॉस सीबी वेक्टर आपको चाहिए, तो ओसी वेक्टर कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए, ओसी वेक्टर कैसे निकालोगे, यही देखो, यही तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो डिफिकल्ट लगती हैं बहुत बार, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये बहुत ही आसान है। अब कैसे आसान है सर जी, तो इसको देखिए, बेसिकली इसको मैं ऐसे बना दूं तो कोई परेशानी है क्या? एक्स और वाई एक्सिस में एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल पर है और इसका वैल्यू ए है। बोलो कोई परेशानी इसमें? अरे किसी को कोई परेशानी नहीं? तो अब देखो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आएगा ए कॉस 60 और ये आ जाएगा ए साइन 60। बोलो सही है क्या? और ये जो चीज है वो है ओ सी, बोलो सही है क्या? तो इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हो ओ सी वेक्टर बराबर ए कॉस 60 आई कैप प्लस का ए साइन 60 जे कैप। सर पर ये तो 3D डायग्राम दिया है और आपने तो 2D में ही किया है, तो ध्यान से देखो, ओसी जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ओसी जो लाइन है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, इसके कारण मेरा के कैप वाला कंपोनेंट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मैं सीबी वेक्टर की बात करूं, तो अब जरा ध्यान देखना, सीबी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? तो सीबी वेक्टर क्या है, इसकी साइड तो ए ही है और इट इज पैरेलल टू व्हाट, जेड एक्सिस। सीबी क्या है? पैरेलल टू जेड एक्सिस है, और पैरेलल टू जेड एक्सिस होने के कारण मैं क्या इसे ऐसे लिख देता हूं, ए और के कैप। प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करूंगा? तो देखो करंट ऊपर जा रहा है और जेड भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब आपके पास में देखो एरिया वेक्टर मिल चुका है, तो आपको इनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। बोलो समझ में आया, यस और नो? तो बस आपका काम हो चुका है। कैसे करेंगे बेटा? तो देखो एम वेक्टर बराबर, देखो मैं बार बार चीजों को रिकॉल करवाता हूं, आई एज इट इज एरिया वेक्टर ओसी वेक्टर क्रॉस सीबी वेक्टर। तो बेटा ए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 आई कैप प्लस का ए साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 जे कैप, ये वाला ब्रैकेट क्रॉस वेक्टर ए के कैप। बोलो सही है क्या? अब यहां से आप एक काम कर सकते हो, क्या? देखो ये ए दोनों में से कॉमन और ये भी ए और ए स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां पर आपको आई ए स्क्वायर, तो ए एज इट इज मिल जाएगा। ये आएगा कितना, आई कैप बाई 2 प्लस √3/2 जे कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है के कैप से, एंड यू विल फाइनली गेट एन आंसर किसका, आई ए स्क्वायर, और ये जो सॉल्व करके वेक्टर आएगा उसका, जो सॉल्व करके वेक्टर आएगा उसका। और यदि आप हाथों से करना चाहते तो बेटा हाथों से आप ऐसे लेके आते और ये ऐसी टेढ़ी डायरेक्शन आती जिसे आप पकड़ पाना मुश्किल था, क्योंकि ना तो ये डायरेक्टली एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना ही डायरेक्टली वाई एक्सिस के अलोंग है, ना ही डायरेक्टली जेड एक्सिस के अलोंग है। डायरेक्शन कैसे आ रही है, थोड़ी सी टेढ़ी निकल के आ रही है। ठीक है, आपको बोर्ड में भले ही सीधी दिख रही है, लेकिन वास्तविकता में वो डायरेक्शन कैसी है, थोड़ी सी टेढ़ी है। श्योर है? क्या ऐसा सवाल यदि कहीं मिलता है तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्लियर है? श्योर है? चलो, सो ये एक पॉइंट और कवर करवा दिया मैंने। अब कई बार ऐसे सवाल देखने को मिल जाते हैं जहां पर करंट लूप्स का थोड़ा सा ऐसा होता है कि, जैसे मान के चलो, देखो ये एक करंट लूप का एक सेक्शन था और इसे मैं
90 डिग्री पर मुझे क्या करना है, इसको ये करना है, तो ऐसे ऐसे दे दिया है, ठीक है, और ये ऐसा डॉट 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 सेक्शन दे दिया। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ये करंट लूप क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। मतलब ये लाइक आप कह सकते हो कि मेरे पास मेरी बुक पड़ी है, तो ये ऐसा एक सेक्शन है, ठीक है, ऐसा क्या है, एक सेक्शन है जिस पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। यदि इसमें से करंट आई इस प्रकार से फ्लो हो रहा हो तो, ठीक है, ऐसे आई करंट यहां पर फ्लो हो रहा है, ये आपको दिया है। नाउ यहां पर एक पॉइंट और दिया गया है, वो पॉइंट क्या दिया होगा, सोचिए, इसकी साइड है ए, इसकी भी साइड है ए ए ए ए, सारी साइड जो है वो ए की है। सवाल क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। करने का तरीका समझ लीजिए, इतना सवाल दे दिया है, अब मैं साइड में हट जाता हूं। सवाल वही है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द गिवन करंट लूप। जब ऐसा सवाल आपको आए, बेसिकली ये 3D का सवाल है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि जैसे मैं एनसीईआरटी उठाता हूं, ये ऐसे लगा दिया, अरे वाह, इस बार तो चैप्टर भी खुल गया। तो देखो, यदि मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, तो मान के चलो यदि इस वाले लूप की बात करूं मैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपकी तरफ और इस वाले का ऊपर की तरफ, यदि ऐसा है तो। हालांकि कोई जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें तो आपको करंट की डायरेक्शन को भी ध्यान से देखने की जरूरत है। जैसे नीचे वाले को देखोगे तो ये क्या हो रहा है, एक तो ऐसा है और एक उसके सामने ऐसा है। देखो ये स्क्रीन पर ऐसी सिचुएशन है, ये जो बनाई हुई सिचुएशन है, दिस इज दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो बेटा अब इसमें देखो करंट किस प्रकार से फ्लो हो रहा है, तो ये इधर जा रहा है ऐसे, उधर से आ रहा है ऐसे, तो इसका मतलब दिस शुड बी लाइक दिस, नीचे की तरफ, है ना। और ऊपर वाले को यदि देखते हो तो ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका अंदर की तरफ। क्या ये बात समझ में आ गई, श्योर है। और यदि समझ में आया तो बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है और इस वाले का किधर आया था, अंदर, मतलब इसका आया था क्रॉस, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट आएंगे जो आपस में परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, तो इनका रिजल्टेंट आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। तो करें कैसे, लेकिन यहां पर तो सर ये लूप कंप्लीटेड ही नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग लूप को खुद से कंप्लीट करते हैं। देखो एक यहां से लगा दिया और एक यहां से लगा दिया, दो एकदम पास पास में लगाई लाइन। देखो मैंने क्या बोला, ये करंट यहां से आई, इसमें मान लिया, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें एक करंट आई मान लिया और इसमें एक करंट आई मान लिया। बोलो क्या ये नेट करंट जीरो हो गया, इधर से आई घुसा, उधर से भी आई आया, तो दोनों ने एक आपस में कैंसिल करके खत्म कर दिया। मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया लेकिन उसका इफेक्ट नल है, उसका इफेक्ट क्या है, नल है। तो ऐसी चीजों को मैं खुद से कर सकता हूं। अब देख लीजिए, इसको नंबर 1 मान लेता हूं, इसको नंबर 2 मान लेता हूं। नंबर 1 जो है वो देख लीजिए, m1 विल बी इक्वल्स टू आई इंटू ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन ऐसे आ गई। और m2 जो है उसको आई इंटू ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर आई थी, ऐसे आई थी। और यदि मुझे नेट निकालना है तो बेटा क्या लिखूंगा, अंडर द रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस का m2 स्क्वायर और प्लस का 2m1 m2 cos थीटा। लेकिन सिंस दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा 90, तो बस इतना ही लिख के काम चल जाएगा। तो देखो m1 और m2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मतलब आंसर विल बी √2 टाइम्स m, और √2 टाइम्स m मतलब आएगा √2 आई ए स्क्वायर। ये फेमस सा सवाल है जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये बहुत ही फेमस से सवाल है, और मेडिकल में जनरली वही फेमस से ही सवालों को पूछ लिया जाता है जो सब लोगों को मालूम होते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उन सबको मालूम होते हैं ये फेमस से सवाल हैं, उन्हीं को पूछ लेते हैं यदि पूछना है तो। अब मैं बता दूं, आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। सवाल काम के कौन से थे, यू थीटा बराबर माइनस का एम बी कॉस थीटा, और टाउ बराबर पी, सॉरी मैं पी पे कहां चला गया, एम बी साइन, मैंने शायद से फॉर्मूला कुछ उल्टा बोल दिया था क्या, फिर से एक बार बोल देता हूं, यू थीटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस का एम बी कॉस थीटा, माइनस का एम बी कॉस थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, क्योंकि एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा, तो उस पर सवाल बनाए जा सकते हैं। मैंने एक ही सवाल के अंदर में बहुत सारे सवालों को इंसर्ट करा के आपको बता दिया था किस प्रकार से आपको लेना है, किस प्रकार से आपको लेना है। यस और नो, 360 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए, जहां पर हमारा एंगल 360 माइनस का थीटा आया था। क्लियर है, श्योर है, ओके। चलो, सो इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर यहां पर समाप्त होता है।
और हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.